सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। सो काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आते थे कि भाई कनाडा में हम लोग को घर लेना है तो किस तरीके से हम पैसा सेव करें, घर लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से आप लोग को सारा प्रोसीजर फॉलो करना है। बिकॉज मेनली ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है जो इंडिया से अभी अभी कनाडा आए या 1 साल पहले आए थे। बिकॉज आते ही अगर आपको आइडिया लगेगा तो 2-3 साल के अंदर अंदर अगर आप स्ट्रेटेजिकली प्लान करोगे जैसे सर बताते हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा घर एंड प्रॉफिट भी कमा सकते हो उसके ऊपर। सो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। सो सबसे पहले सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे एंड देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम शेखर बांसर, रीमैक्स रियल्टी के साथ ब्रोकर हूँ। ऑलमोस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस है और मेरे बैकग्राउंड में मास्टर डिग्री की हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, पोस्ट डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो ऑलमोस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस है रियल स्टेट करियर में। मेरा पैशन था रियल स्टेट करने का, इसलिए मैंने 2015 से ज्वाइन किया। ओके। सो अभी क्या है सर कि कोई भी लाइक घरों के प्राइसेस का देख रहे हैं लोग, राइट? कि कोई भी अगर आप अभी यूजुअली लोग कनाडा और यूएसए को कंपेयर करते हैं कि भाई इतने का घर यहाँ पे इतने का इतना मिल रहा है और वहाँ पे देखो तो इतना मिल रहा है। तो आपके हिसाब से लाइक मार्केट अभी किस तरीके का है? लाइक अभी देखा जाए तो एज़ कम्पेयर लास्ट 2 ईयर से अभी ठीक चल रहा है। प्राइस वाइज देखा जाए तो काफ़ी फ़र्क है। जैसे 2022 में जो घर मिलियन का था वो अभी 750 का मिल रहा है। जो 12-13 का था वो अंडर मिलियन मिल रहा है। अगर आपको 4 बेडरूम चाहिए, 3 बेडरूम प्लस फिनिश्ड बेसमेंट चाहिए ब्रैम्पटन में। अगर आउट ऑफ GTA जाते हो, जैसे कैम्ब्रिज, ऑरेंजविल, नॉर्थ के साइड जाते हो, जहाँ ओशो वाले पास जाते हो, उस साइड पे थोड़े फिर भी कम प्राइसेस हैं। 700-750 में फ्री होल्ड अच्छा घर मिल जाता है आपको। ओके। वही घर मिलियन के थे जब हाई मार्केट थी। तो प्राइस पॉइंट देखा जाए तो अभी घर लेने का फ़ायदा है। इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई है, बट उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर इंटरेस्ट रेट लो में लोगे वही घर हमको मिलियन प्लस का मिलेगा। तो इंटरेस्ट रेट सारी उम्र तो नहीं रहने वाला है, साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल के लिए होता है। Right. उसके बाद डेफिनेटली प्राइस में तो हाइक आएगी। अग्री। सो लाइक अभी मेन क्वेश्चन क्या है कि अब फॉर एग्जांपल कोई लड़का यहाँ पे आया, उसने मिनिमम वेज पे कहीं पे जॉब करना स्टार्ट किया, लाइक $17 $18 में चलो स्टार्ट किया। तो अब ज़्यादातर अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो $17-18 लाइक शुरू के 4-5 साल तक इसी लाइक मैक्सिमम 20 पहुँच जाएंगे, हो जाता है। हाँ, तो उतने में कैसे वो घर का डाउन पेमेंट रेडी कर सकता है? मतलब कैसे सेव करे, वो क्या है प्लान? क्या वो ऐसा है कि जैसे उसका मिनिमम वेज जितना भी खर्च आता है, जब फॉर एग्जांपल $17 के हिसाब से 2700-2800 कुछ ऐसा मंथली बना, उसको थोड़ा थोड़ा जैसे भी जोड़ सकता है। 500-700 जोड़ के जितना भी बन सकता है उसको 20-25 हज़ार जोड़ ले। 5% डाउन पेमेंट में हम घर इजीली दिलवा देते हैं। अंडर 500 मिल जाएगा आउट ऑफ GTA, जहाँ पे काफ़ी इच्छा पॉपुलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट थॉमसन हो, लंदन हो, कैम्ब्रिज में भी मिल जाएगा। स्टार्टअप के लिए कोई टाउन हाउस ले ले, फिनिश्ड बेसमेंट ले ले हल्की सी, जहाँ 3 बेडरूम का कोई भी घर ले लो। उसमें से अगर सिंगल पर्सन है रहने वाला तो 2 बेडरूम ऊपर से और बाकी बेसमेंट कुछ नीचे से बाथरूम बना के वो रेंट आउट कर सकता है। अगर वो रेंट आउट कर देगा तो उसकी सारी पेमेंट वही कवर हो जाएगी रेंटल में। जैसे मैंने एक सेंट थॉमसन में दिलवाया था लास्ट ईयर 4,05,000 का। वो एक स्टूडेंट ही था। उसको एज सुन एज PR हुई, 4 साल पहले आया था। एज सुन एज PR हुई, रिकॉर्ड तो उसका बन गया था 4 साल में। जब भी उसका कन्फर्मेशन, उसके पास कार्ड भी नहीं आया था, कन्फर्मेशन आई, राइट भी मैंने उसको दिलवा दिया। 4,05,000 का मिनिमम पेमेंट पे उसका 20,000 डाउन पेमेंट गया। 20,000 डाउन पेमेंट प्लस क्लोजिंग कॉस्ट अराउंड 8 से 10,000। 20,000 डाउन पेमेंट मतलब समझा नहीं मैं। 4 लाख में कैसे? 4 लाख में 5%। अच्छा, अभी 5% चल रहा है? हाँ, पहले का ही है। ओके। 5% मिनिमम डाउन पेमेंट। मैंने तो 10% का सुना था लाइक अराउंड। बेसिकली क्या है कि 5% होता है पहले 5 लाख पे। ओके। उसके बाद 5 लाख के ऊपर अगर आप जाते हो 100 तक, 100 अगर आ गया तो मिलियन आ गया तो आपको 20 करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 999। ओके। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 8 लाख की। अगर आपने 8 लाख का घर लिया तो पहले 5 लाख पे आपको 25,000 लगेगा। पिछला जो 3 लाख बचा उसका 10%, ओके, तो 30,000 लगेगा। ओके। 3 लाख का। तो 30,000 प्लस 25,000, 55,000 आपको डाउन पेमेंट चाहिए। जो मैंने दिलवाया है 4 लाख में वो ऐसा था कि उसका 5% 20,000 ही बना। ओके। 4 मल्टीपल बाई 5, राइट। सो 20,000 डाउन पेमेंट प्लस क्लोजिंग कॉस्ट थी उसकी, उसको मैंने दिलवाया। उसकी रफली किस्त बनी थी उस टाइम पे 2250 बनी। उसने 2 बेडरूम ऊपर वाले रेंट कर दिए $600 में, और बेसमेंट में एक रूम था, एक वाशरूम था, उसने 1200 में वो रेंट कर दिया। सो 1200 तो 1200 $2,400 उसका रेंट आला, और प्लस वो रह भी रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है, राइट? हाँ, अगर आप फैमिली के साथ, तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली भी काम करेगी तो आपको अफोर्डेबिलिटी में इजी हो जाएगा, राइट। बच्चे होंगे तो उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है कि कितना डाउन पेमेंट आप कर सकते हो, कितना
आप अफोर्डेबिलिटी आपके पास है, डिपेंडिंग ऑन लाइक आपको ऐसा नहीं कि आपके पास डाउन पेमेंट इकट्ठी हो भी गई है, आपको जंप ही करना है। आपको देखना पड़ता है कि लोकेशन कैसी है, वहाँ पे रेंट हो जाएगा, स्टूडेंट हैं तो वो जहाँ किस तरीके से फिगर आउट करते हैं सर लोकेशन? वो हम लोकेशन फिगर आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, माल्टन है, उधर स्कूल भी नज़दीक में है, वर्क प्लेस भी सभी का नज़दीक में होता है, बहुत कन्वीनियंट है, मोस्ट इमिग्रेंट वहाँ पे जाके रहती है, प्लस कॉलेज भी नज़दीक में है, तो रेंटल के हिसाब से बहुत ईजी रहता है। अगर आप सिंगल पर्सन एक घर लेता है तो पूरा घर रेंट कर सकता हो ईजिली, ओके। और आपको आपकी पॉकेट से फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं जाएगा और आप रह भी लोगे। तो बेसिकली लोकेशन आपको पिक करना है जहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलेशन अच्छा हो, स्कूल्स हो, ग्रोसरी वगैरह हो, और आपका वर्क लोकेशन नज़दीक हो। तो अगर वैसे कोई लोकेशन पे घर लेते हैं तो वहाँ पे थोड़े प्राइसेस ज़्यादा होंगे, राइट? बिकॉज अगर हर चीज़ नज़दीक मिल रही है तो घरों के प्राइस हाँ, थोड़े से ज़्यादा होंगे, राइट। डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, बट हमको वही है कि हमको फॉर एग्जांपल किसी आउटसाइड ऑफ ब्रैम्पटन में डिटैच कर मिल रहा है 7 लाख में या 7.5 में, तो वही हमको वहाँ पे 7.5 में टाउन हाउस मिल जाएगा, तो भी अच्छा है। आप कैम्ब्रिज से ऑल द वे इटोबिको तो नहीं आओगे एवरी डे, तो आपको थोड़े लाइफस्टाइल में भी दिक्कत आएगी। या तो वी ऑलवेज रिकमेंड कि आपको अगर वर्क लोकेशन और स्कूल्स वगैरह के नज़दीक घर मिलता है ना, तो फ्यूचर में बहुत बेनिफिट है। लाइक एग्जांपल देता हूँ, जैसे और आपकी वैल्यू भी बहुत बढ़ती है तब ओवर द टर्म, ओवर टाइम बढ़ता है, राइट? हाँ, जब आपकी अच्छी लोकेशन हो। जैसे पानी की बोतल है, हम कॉस्को में लेते हैं, वो $2 का पूरा $3 का पूरा 24 का पैक मिल जाता है। वही बोतल हम जाके एयरपोर्ट में लेते हैं तो वो $5 की हो जाती है। अग्री। और एयरप्लेन में लेते हैं तो वही $10 की हो जाती है। तो वही अभी लोकेशन आपको अच्छी ही चूज़ करके घर लेना चाहिए, चाहे आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा एज़ कम्पेयर आउट ऑफ GTA, बट आपका ओवर द टर्म आपको अच्छी वैल्यू देके जाएगा। अभी लास्ट ईयर जब जिन लोगों ने आउट ऑफ GTA में घर लिए थे, कई लोगों ने लिए हुए हैं, जैसे पेरिस में, ब्रैंडफोर्ड में, जहाँ लंदन के आउटसाइड विंडसर तक चले गए हैं। तो अभी उधर इतना मार्केट में उछाल नहीं आया, ब्रैम्पटन में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ब्रैम्पटन इन द GTA, टोरंटो में, स्कार्बरो में, ओशो में हो गया है ऑलरेडी स्टार्ट। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और कन्वीनियंट एवरीथिंग। अग्री बिकॉज आप ऐसी जगह पे घर लेंगे तो प्राइसेस भी फास्ट इंक्रीज होंगे, राइट? और वहाँ पे भी होंगे बट थोड़ा स्लो होंगे, और रेंटल का भी इजी रहेगा आपके लिए रेंट करना। अग्री। सो अभी दूसरी चीज़ सर, कोई भी फॉर एग्जांपल घर लेने के बारे में देख रहा है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए घर लेने के लिए? उसको बेसिकली वही आपको ओंटारियो का रेजिडेंट हो, तो जहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल ब्रैम्पटन या GTA में देख रहे हो, कहीं पे भी ओंटारियो का रेजिडेंट हो, उसका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और एक PR कार्ड चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट, जहाँ कन्फर्मेशन ऑफ PR चाहिए, कन्फर्मेशन चाहिए, राइट? कन्फर्मेशन चाहिए बेसिकली। तो बेसिकली वर्क परमिट वाले भी ले सकते हैं, पर वर्क परमिट मैं रिकमेंड नहीं करता, उस पर टैक्स बहुत लग जाता है, आपको ऑलमोस्ट 25% टैक्स लग जाएगा। ओह माय गॉड। तो इसलिए आपको बेसिकली एक परमानेंट रेजिडेंट चाहिए, तो एक आपको जहाँ पे आप रहते हो उसका ड्राइविंग लाइसेंस, जहाँ कोई ऐसा ओंटारियो का रेजिडेंस का कार्ड चाहिए। बाकी आपको जॉब लेटर चाहिए, पे स्टब चाहिए, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है, आप कुछ किसी भी लोन को अप्लाई करते हैं वो सब चाहिए। ओके। पे स्टब, जॉब लेटर, इनकम टैक्स, 2 साल का टैक्स भरा हो। ओके, 2 साल का। फॉर एग्जाम्पल अभी ले रहे हो तो 2021 और 22 का होगा, अगर आप 2 महीने रुक के ले रहे हो तो 23 का भी आ जाएगा। फिर 23 और 22 का नोटिस ऑफ असेसमेंट चाहिए हमको, T1 जनरेट चाहिए अकाउंटेंट से, और आपके 2 पीसेस ऑफ ID चाहिए। ओके, मैं ज़्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए वो सब हम गाइड कर देते हैं। ठीक है। पहले हम इंटरव्यू करते हैं बंदे के साथ, जो भी होता है लेने वाला, और अगर वो उसी हिसाब से अगर किसी को अभी लेना चाहता है बट वो अभी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो हम 6 मंथ का टारगेट देके उसको बता भी देते हैं अभी कैसे कैसे आपको सब मैनेज करना है। और क्रेडिट रिपोर्ट मस्ट है। क्रेडिट रिपोर्ट हमको इकोफिक्स की हो, ट्रांसयूनियन की हो, बोरोवेल की हो, कोई भी चलती है, बट 650 के ऊपर स्कोर हो तो मच बेटर है। 650 के नीचे स्कोर होगा तो फाइल निकालना थोड़ी टफ हो जाती है और इंटरेस्ट रेट भी हाई मिलता है, तो बेटर है कि 650 के ऊपर स्कोर हो तो अच्छा है। और मेरी वेबसाइट, मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी वीडियोस भी हैं जिसमें मैंने बताया हुआ भी हाउ टू बूस्ट द क्रेडिट स्कोर, तो कैसे आपको क्रेडिट स्कोर अप लेके जाना है, टाइम टू टाइम पे करना है, मिनिमम पेमेंट तो फॉर श्योर रखना ही है ऑटो पे, तो टाइम टू टाइम पे करना है। 60% से ज़्यादा नहीं आपको डेट यूज़ करनी है, जैसे यूज़ होता है 60 पे करना है, यूज़ करना है, पे करना है, फास्ट क्रेडिट इंप्रूव होता है, तो घर लेने में आसानी होती है। सही है, नहीं अच्छा है। सो आई थिंक इससे एक क्लियर आइडिया लगा होगा आपको क्रेडिट स्कोर कितना इंपॉर्टेंट है घर लेने में, बिकॉज हर चीज़ में आई थिंक क्रेडिट स्कोर तो यहाँ पे जरूरी है, तो सब जगह पे चाहिए यार। सो वो एक चलो क्लियर हो गया। अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि चलो उसने पैसा सेव भी कर लिया, उसको आइडिया लग गया इतने का घर लेना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से टाइप के घर लेने चाहिए उसको, अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है, उसकी अभी मैरिज हुआ नहीं है या चलो थोड़ा मैरिज हो भी गया है, तो उसको किस तरीके के घर लाइक
पकड़ने चाहिए जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो? हाँ, वो बेसिकली प्रॉफिट पहले हम देखते हैं कि डाउन पेमेंट कितनी करनी है। ओके। ठीक है, डाउन पेमेंट के हिसाब से हमको आइडिया जाता है कि प्लस उसकी इनकम के हिसाब से हमको आइडिया जाता है कि वो कितने तक का घर ले सकता है। और फिर हम देखते हैं कि उतने प्राइस के, फॉर एग्जांपल वो बंदा 6 लाख तक का घर ले सकता है, तो 6 लाख में उसको क्या मिलेगा उसके हिसाब से हमको बताना है कि उसको टाउन हाउस मिलेगा, सेमी मिलेगा या डिटैच मिलेगा। टाउन हाउस क्या होता है सर? टाउन हाउस होता है जैसे 5-6 एग्जाम जुड़े होते हैं, उनकी दीवारें आपस में जुड़ी होती हैं, वो टाउन हाउस। सेमी डिटैच होता है कि 2 घर होते हैं साइड बाय साइड। डिटैच होता है जो सिंगल घर होता है, जिसके आपके साइड साइड में जगह होती है। जगह होती है, राइट। टाउन हाउस में भी आप बेसमेंट रेंट पे कर सकते हो, या ऊपर वाले कमरे जो भी आप रेंट पे कर सकते हो, तो कि आपकी मंथली मॉर्गेज पेमेंट कवर हो सके, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, राइट। तो सेमी डिटैच डेफिनेटली उस पर तो है, हो ही सकता है इजीली। तो बेसिकली हमको देखना है कि डाउन पेमेंट कितनी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के पास $1 लाख पड़ा है, तो उसको अच्छा घर मिल सकता है 8 लाख का, तो उसको 6 लाख का लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 8 लाख अगर घर लेगा वो ज़्यादा इनकम उसमें कन्वर्ट कर सकता है। मंथली पेमेंट हम सेम ही रखेंगे उसकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। वो कैसे होता है मंथली पेमेंट सेम रहती है मतलब? मंथली पेमेंट फॉर एग्जांपल उसकी मंथली पेमेंट 2800 की बनी मॉर्गेज की। ये कैसे डिसाइड होता है सर? अगर फॉर एग्जांपल जिसकी फॉर एग्जांपल उसने 8 लाख का घर लिया, तो उसकी रफली आज के डेट पे जिसके हिसाब से इंटरेस्ट चल रहा है 5.3 और 5.4, उसकी मंथली पेमेंट अराउंड 3400 आएगी। 8 लाख के घर पे $3400 समवेयर अराउंड ओके। 34 आई, तो उसके हिसाब से हमको देखना है कि उसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, वो कितना रेंट कर सकता है, कितने रूम रेंट कर सकता है, या बेसमेंट उसकी फिनिश है, लीगल है तो रेंट कर सकता है। वो सारी पेमेंट उसकी एग्जाम से एक्सपेंसेस इवन हो जाएंगे। ओके ओके। तो वो प्लस वो खुद भी रह सकता है घर पे। या 100%। ओके, तो इस तरीके से डिसाइड करना है। एंड लोकेशन का जैसे आपने बताया कि हो सके ऐसी जगह पे लो जहाँ पे लाइक लोग हैं ज़्यादा, राइट? ज़्यादा लोग हैं, रेंटल कन्वीनियंट है, और आपका वर्क लोकेशन नज़दीक में है, स्कूल नज़दीक में है, वहाँ पे लेना ज़्यादा प्रेफरेबल है। ओके। और इसके बारे में यूजुअली अगर किसी को नॉलेज चाहिए तो वो कैसे मतलब एक्वायर कर सकता है? लाइक फॉर एग्जांपल कुछ भी उसको डिटेल में जानना है घरों के बारे में या किस तरीके से है? वैसे घर कितने कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे? घर यहाँ पे काफ़ी टाइप के मोबाइल होम भी मिल जाते हैं, बट सेमी डिटैच लगा लो, डिटैच लगा लो, टाउन हाउस लगा लो, कॉन्डो अपार्टमेंट लगा लो, जो बिल्डिंग्स होती हैं, कॉन्डो टाउन हाउस भी होते हैं। उसमें लेना प्रॉफिटेबल है सर, या फिर कोई बंगलो टाइप लेना को प्रॉफिटेबल है? उसको बेसिकली अगेन वही क्वेश्चन आता है कि हमारे पास पैसा कितना है, डाउन पेमेंट कितनी है, जिसके हिसाब से हम उस पर जा सकते हैं। वो अपार्टमेंट वाले के कितने? अपार्टमेंट तो स्टार्टिंग वेज है, जैसे हमको 5 लाख में 4.5 लाख में अपार्टमेंट मिल जाती है, 4.5 से 5.5 के बीच में अपार्टमेंट मिल जाती है, 2 बेडरूम 2 बाथरूम की। ओके। मैंने अभी वॉन में बेचा है 4,82,000 का, वो नया कॉन्डो था, योग यूनिवर्सिटी के बाजू में था। तो 5 लाख में इजीली आपको कॉन्डो मिल जाएगा 2 बेडरूम का। उसमें भी आप ऐसा है कि आप शेयरिंग में 1 बेडरूम रेंट पे कर सकते हो, 1 पे आप रह सकते हो, राइट। तो उसका भी पेमेंट इतना ज़्यादा नहीं बनेगा, तो आप स्टिल प्रॉफिटेबल में जाते हो। पर उसका मेंटेनेंस होता है 500, 600, 400 समवेयर अराउंड डिपेंडिंग ऑन द बिल्डिंग। बट उसमें क्या है कि आपको आपका हाइड्रो, आपका वाटर, आपका वो कम्युनिटी का कॉमन एलिमेंट्स वो सब कवर हो जाता है। वो सेमी डिटैच में वो चीज़ कवर नहीं होती, हमको पे करना पड़ता है, वो एडिशनल होता है। एडिशनल होता है, मतलब जो आपका मंथली पेमेंट है उसके अलावा आएगा। और अपार्ट कॉन्डो वाले में सब कवर होता है। आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है और इंश्योरेंस देनी पड़ती है, प्रॉपर्टी टैक्स इंश्योरेंस। ओके ओके ओके। सो अभी फिलहाल अगर कोई बंदे को ब्रैम्पटन में घर लेना है, जो मैक्सिमम जो लोग अपने ओंटारियो में आते हैं वो ब्रैम्पटन, टोरंटो, ईटोबी को इसके इर्द गिर्द इधर ही रहते हैं या। तो इसके घर यहाँ पे अगर कोई $5 लाख से कम का घर लेना है तो वो इस एरिया में 5 लाख से कम मिल सकता है। अगेन कॉन्डो की तो ऑप्शन है ही है। अगर आपको घर में जाना है तो कॉन्डो टाउन हाउस मिल जाते हैं, वो सेम एज ए कॉन्डो, बस दिक्कतें ही होती है उसमें बिल्डिंग नहीं होती, आप अपनी कार बाहर खड़ी करते हो, सेम जाके सेमी डिटैच हाउस के जैसा ही होता है सेम सिनेरियो, पर उसमें कॉन्डो फीस ऐड हो जाती है। उसमें क्या होता है कि वाटर इंक्लूड होता है, तो सब में नहीं होता है, और हाइड्रो, वाटर और कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं उसमें मेंटेनेंस पे 400 से 500 की मेंटेनेंस। फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ 5 लाख का उधर फील्डवुड क्रेजेंट पे बिका था, अभी 5,05,000 का, वो कॉन्डो टाउन हाउस था, 3 बेडरूम थे, 3 उसमें वाशरूम थे, 1 वाशरूम बेसमेंट में था, 1 बेडरूम था बेसमेंट में, तो उसकी कार भी 2 खड़ती थी सीधी उसके घर के बाजू में। वो उसका मेंटेनेंस फीस था 420। ओके। मेंटेनेंस फीस उसमें वाटर इंक्लूड था, कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूड थे, और उसका बिल्डिंग का इंश्योरेंस इंक्लूड था।
ओके सो इस टाइप का कोई घर हमको 5 लाख के अंदर मिल सकती है। नहीं तो अगर आप उसको किसी को लग्जरी स्टाइल में जाना है तो हम कॉन्डो अपार्टमेंट दिलवा देते हैं। तो उसमें जैसे 2 बेडरूम होते हैं, 2 बाथरूम होते हैं, मेंटेनेंस फीस का सिनेरियो सेम ही होता है। अभी सर फॉर एग्जांपल ये तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, किसी पर्सन को लाइक CN टावर के आजू बाजू में कहीं पे अपार्टमेंट में रहना है, चलो ठीक है, तो वहाँ पे प्राइसेस कितने चल रहे हैं? वहाँ पे 1 बेडरूम 1 बाथरूम का अराउंड 600 चल रहा है। 600? हाँ, 2 बेडरूम का अराउंड 750, 800, 850 ऐसे है, 800 के करीब है 2 बेडरूम का। वो तो एक्सपेंसिव है। ओके, तो ऐसे ही पूछना था बिकॉज जब लोग वहाँ जाते हैं तो उनका मन करेगा कि भाई यार ये कितनी मस्त जगह है, तो यहाँ पे ओके 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 ओके। तो अभी कैसा है सर, चलो आपने बता दिया घर कैसे लेना है, कितना पैसा चाहिए, कितना डाउन पेमेंट करना है, आई थिंक आइडिया लग गया होगा लोगों को किस तरीके का है, एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी सर ने बता दिए। सो अभी ये क्वेश्चन है कि घर ले लिया, उसने 1-2 साल रहा और उसके बाद उसको सेल करके दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसका कामकाज किस तरीके का है वहाँ पे अभी? ओके, फॉर एग्जांपल एक किसी ने लिया घर 8 लाख का, 7 लाख का उसका लोन हो गया। अब मैं रफली बता रहा हूँ, हाँ जो भी कैलकुलेशन होगा तो या ठीक है, बाद में मैं डिटेल में बता दूंगा। 8 लाख का घर लिया, 7 लाख का उसका लोन है, तो अभी वैल्यू उसका हो गया 2 साल में मिलियन का। ओके, सो मिलियन का हो गया। अगर उसका 2 ऑप्शन है, या तो वो बेच के 3 लाख उसका इक्विटी निकला, 700 उसका लोन है, या मिलियन की वैल्यू होगी, 3 लाख उसकी इक्विटी निकली। जो इक्विटी है वो 3 लाख बेच के दूसरे घर में भी डाल सकता है। बट दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर वो बैंक के पास फिर से जाता है कि मेरे घर की वैल्यू मिलियन हो गई है, मेरा लोन 7 लाख है, तो मुझे जो मेरी जो वैल्यू बढ़ी है उसकी ओवर टाइम रिटर्न मुझे दे दो, इक्विटी दे दो, तो मैं दूसरा घर ले लूँ। अच्छा, तो इसका फार्मूला ये होता है कि आपका घर की वैल्यू माइनस आपका लोन माइनस बैंक 80% आपको देती है। तो रफली आपको मैं अभी बता देता हूँ कि मिलियन के घर में अगर आपका मिलियन का घर है, माइनस 20% बैंक रखता है, या 80% आपको देगा। 8 लाख उसको आपको दिया, तो आपका लोन है 7 लाख, ओ तो 100,000 आपके पास कैश है, प्लस आपके पास घर बच जाएगा, आपको सेल करने की जरूरत नहीं है। वो $1,00,000 आप दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, तो आपके पास 2 प्रॉपर्टीज होगी, दोनों प्रॉपर्टी सेम टाइम पे बढ़ेगी। तो वो लाख फिर, हाँ अगर इस तरीके का हो $1,00,000 अगर आपके पास हो तो उसके वो दूसरे घर के डाउन पेमेंट के लिए रेडी हो जाता है। रेडी हो जाता है घर, तो आपके पास 2 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ओके, आप बेच के भी ले सकते हो। जैसे मेरा एक क्लाइंट था ओशोवा में, तो उसने बोला शेखर मेरे को सेल करना है, तो मेरे को BTB में घर लेना है। तो मैं तो अपना सारा प्रेजेंटेशन लेके रेडी करके चला गया लेने के लिए। वहाँ उसने बोला शेखर जैसे तेरे पास बहुत सारे घर हैं, मैं कैसे ले सकता हूँ ऐसे इतने सारे घर। तो मैंने उसको उसी टाइम पे समझाया भी, इसमें से उसकी इक्विटी थी 400 की, मैंने कहा इसको रिफाइनेंस कर, इसमें से पैसे निकाल, ओशो वाले घर में से BTB में लेते हैं। विदिन ए मंथ उसने रिफाइनेंस करवाया, वहाँ से पैसे निकाले, BTB में घर ले लिया। अभी उसके बाद दोनों घर हैं, दोनों घर है, एक BTB में वो रह रहा है, बेसमेंट उसकी लीगल है, वो भी रेंट पे है, वो पूरा घर रेंट पे है ओशो वाला। ओके, तो उसके पास दोनों घर आ गए। राइट, ओवर द टर्म अगर मार्केट में इंक्रीमेंट आता है 5%, 10%, उसके दोनों घर बढ़ेंगे। एक में 1 लाख बढ़ा, दूसरे में भी 1 लाख बढ़ गया, तो उससे फिर तीसरी प्रॉपर्टी ऐसे करके बढ़ता ऐसे करके बढ़ती है। राइट, अग्री, सभी लोग एक ही टाइम पे प्रॉपर्टी में पैसा डालते हैं, वहां से ही सब निकालते हैं। अग्री। किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि एक में भी डाल, दूसरे में भी डाल दे, तीसरी में डाल दे, वहां से मंगा लिया, वहां, ऐसा कोई नहीं करता। प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बनता है। ओके, सो आपका सर अभी बेसिकली मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, अगर आप कितना आपका सैलरी होना चाहिए, 5 लाख पकड़ लेते हैं, अगर टोरंटो के इर्द गिर्द कहीं पे आपको घर लेना है तो $5 लाख का अगर आपको घर लेना है तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 5 लाख के घर में मंथली कितना? मैं आपका एग्जांपल बता देता हूँ। 5 लाख के 25 फॉर एग्जांपल 5 लाख के घर में आप 5% डाउन पेमेंट कर रहे हो, राइट। 475 प्लस CHMC का फीस होता है, तो 485 के करीब आपका मॉर्गेज लोन होगा। 485 के लोन में बैंक का सिंपल फार्मूला है कि $1,00,000 देती है वो आपको 20,000 की इनकम पे। ओके, ठीक है, तो 20,000 इनकम बाय टाइम्स बाय 5 इस 100,000 की इनकम पे आपको 5 लाख का लोन मिलता है। ओके, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है बैंक का। बट अभी क्या है कि इंटरेस्ट रेट की हाइक की वजह से उन्होंने थोड़ा स्ट्रेस डाल दिया है, तो अभी हमको तकरीबन 125-135 के करीब चाहिए होता है इनकम। बट अगेन मेरे पास मॉर्गेज की टीम भी है, वो मेरे ऑफिस में बैठते हैं इधर, तो वो सभी बैंकों के साथ डील करते हैं। तो किसी के पास कोई एग्जैक्टली क्वेश्चन भी पूछना हो कि मॉर्गेज के रिलेटेड कैसे हो गया, प्री अप्रूवल भी चाहिए किसी को,
वो भी हम पहले करवा देते हैं, बाद में घर देखने जाते हैं, ताकि किसी को ऐसा ना हो कि उसने घर ले लिया है, बाद में उसकी मॉर्गेज नहीं हो रही है तो वो फंस गया है, तो हम वो काम नहीं करते। ओके 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 ओके। तकरीबन आपको बता दिया 500 के घर के लोन पे आपको 125 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू चाहिए। ओके, उतना आपका लाइक इनकम चाहिए, इनकम हाँ, चाहिए, राइट सैलरी चाहिए। राइट। अब फॉर एग्जांपल किसी का $70,000 का पैकेज है, ठीक है, तो $70,000 के पैकेज पे, बिकॉज आई अज्यूम कि कोई स्टूडेंट अगर इंडिया से आएगा तो 2-3 साल में मैक्सिमम वो इधर तक ही पहुंचेगा, या चलो लाख तो बहुत कम लोग जाते हैं, 70 तक कोई गया, तो उसके लिए क्या क्या फिर ऑप्शन बचे? उसके लिए ऐसा है कि फॉर एग्जांपल हमको इनकम चाहिए 1 लाख की, उसका है 70,000, तो कुछ बैंकों में उन्होंने रेंटल का ऑप्शन रखा हुआ है, रेंटल इनकम का। फॉर एग्जांपल वो किसी स्टूडेंट के साथ शेयर में रह रहा है, $500 उसका शेयरिंग है, तो हम उसके पूरे रेंट को रेंटल मार्केट बता देंगे कि वो पूरा रेंट रेंट करेगा, फिर उसको मूव ही नहीं होना है, उसको वहीं पे ही रहना जहाँ पे वो रह रहा है। ओके, उसको घर लेके इन्वेस्ट करना है 25-30 हज़ार, घर ले लिया, उसको रेंट करना है पूरा। तो कई बैंकें हैं उनके पास रेंटल का ऑप्शन होता है, तो वो रेंटल इनकम कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसको रेंट कर दिया 2200 में, 2200 टाइम्स बाई 12, तो जितनी उसकी इनकम आई उसका कवर कर देगी 70 से 100 का। 70 से 100 का, ओके तो वो हो जाता है। ओके ओके ओके। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारा ब्रोकर आपको बता देगा, जब अगर कुछ ज़्यादा बंदे का डीपली होगा। ओके, हाँ, अब आपने RRSP की बात करी तो FHSA में आप जैसे सबको पता है $8,000 तक आप लोग साल का रख सकते हो, राइट? उसके अलावा 4 साल के लिए रखा तो हुआ लाइक 32, लाइक जो भी अपना चल रहा है उतना, एंड उसके हिसाब से फिर RRSP में उसने पैसा रखा, तो वो पैसा उसने फिर FHSA में डाल के सारा उसको भी घर लेना है, तो इस तरीके से ले सकता है, राइट? हाँ हाँ, डेफिनेटली। फर्स्ट टाइम बायर ऑलवेज आपको 3 से 5 साल के बीच में आपको वापस करना होता है। अगर वो आप नहीं करते तो आपका 2,000-3,000 हर साल की इनकम में ऐड हो जाता है टैक्स के लिए। बेसिकली वो आप ही का पैसा है, आप यूज़ कर सकते हो। ओके, वो हमको रिटायरमेंट प्लान के लिए होता है कि आपको 55 या 65 के बाद में मिलेगा, बट अगर आपको घर लेना है आप डाल सकते हो। मैंने भी डाला था 2011 में, तो सभी लोग करते हैं, तो आप डाल सकते हो, बट आपको ओवर द टर्म लाइक 3 ईयर तक कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जो भी आपने डाला है वहाँ पे, फॉर एग्जांपल 30,000 डाला है, 30,000 का आपने टैक्स सेव किया गवर्नमेंट से, वो आपको 30,000 का टैक्स जो है आपको धीरे धीरे करके वापस करना है। जो भी होगा, जैसे आपकी इनकम हुई 50,000, तो 3,000 या 5,000 या 2,000 आपका जुड़ गया तो 52,000 होगी। ओके, एक साल में, दूसरे साल में फिर 52 होगी, तीसरे साल में फिर ऐसे आपको 30,000 उनका जो रेंट का आपने जो टैक्स का सेव किया है वो आपको उनको वापस करना है। राइट राइट राइट। वो कुछ ज़्यादा नहीं होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बेसिकली वो RRSP आपकी अच्छी चीज़ है, वो आप सेव कर लेते हो पैसे, तो आप उसको यूज़ करके घर ले सकते हो। ओके, और वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है, मतलब खाली आपको जो जहाँ पे भी आपने RRSP का उसका स्लिप ही, खाली स्टेटमेंट ही चाहिए होगा, राइट? स्टेटमेंट चाहिए होता है। ओके ओके वो तो अच्छी बात है, हम सेविंग दिखा देते हैं। ओके, और कुछ रह गया आपके हिसाब से, आपको कुछ और बताना है ऑडियंस को, लाइक घर के रिलेटेड कुछ? बस यही कहूँगा कि अगर किसी के पास डाउन पेमेंट का कुछ है कि हम उसके बैंक में पड़े हैं, तो रादर देन लाइक स्टेइंग इन द बैंक, तो इतना ज़्यादा आपको इंटरेस्टेड नहीं मिल पाएगा। अभी मार्केट का प्राइस रेट भी ठीक है, तो अभी आपका इनकम भी सिनेरियो भी ठीक है, तो वाई नॉट, तो अभी आपको जंप करना चाहिए। तो अगर इंटरेस्टेड, फॉर एग्जांपल अभी बोल रहे हैं कि अप्रैल या जून में वो फर्स्ट हाइक डाउन होगा 0.25 या 0.5, अभी वो बोल रहे हैं 6 मंथ से, बट अभी हुआ नहीं। अगर फॉर एग्जांपल हो गया, जैसे प्रेडिक्शन बोल रहा है कि हो जाएगा, तो एकदम से मार्केट ऊपर चली जाएगी। अभी जनवरी से मार्च तक ऑलरेडी 100 हाउस ओनली ब्रैम्पटन में इंक्रीज हो रहे हैं सेल के। ओके, जैसे जनवरी में 300 के करीब सेल हुए थे, फरवरी में 400 450 के करीब सेल हुए, अभी मार्च में ऑलरेडी 500 सेल हो चुका है। अभी 31 मार्च अभी आना है। तो कहने का मतलब कि जब इंटरेस्ट रेट डाउन होगा तो वो वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी घरों की। अभी वैल्यू स्टेबल है, सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है, ओके, वैल्यू स्टेबल है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप किसी के पास पैसे पड़े हैं, अगर कोई जोड़ रहा है, तो डेफिनेटली वो वेट कर सकता है, धीरे धीरे करके सेविंग इकट्ठी करे, तो हम उसके बाद कर सकते हैं। किसी के पास पैसे पड़े हैं तो वाई नॉट, अभी हम कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली करना चाहिए। सो आई थिंक एक क्लियर कट आइडिया मिल गया ऑडियंस को कि भाई किस तरीके से पैसा सेव करना है आप लोग को अपने फर्स्ट घर लेने के लिए। सो आई थिंक अगर इस तरीके से जाएगा सर, वो तो 3-4 साल के अंदर तो अफोर्ड कर पाएगा यहाँ पे घर लेना इजीली। हाँ, राइट। सो यही था गाइस आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन ज़रूर बताना। एंड अगर सर की टीम को कांटेक्ट करना है या सर को कांटेक्ट करना है, तो नीचे एक फॉर्म है, वो फॉर्म आप लोग फिल आउट कर सकते हो, एंड उनकी टीम आप लोग को कांटेक्ट कर देगी।
फिर अगर कोई भी तरीके का डाउट है अभी रेस्ट, तो आप डायरेक्टली सर की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में, एंड फिर वहीं से आप लोग बात कर लेना। तो चलो फिर आज की वीडियो इतनी थी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।